नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं ही मूर्ख थी मम्मी जी। अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। मीनाक्षी जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ के लिए मीनाक्षी जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद पूजा का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी पूजा को देखते ही मीनाक्षी जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो पूजा ही, अन्यथा सिद्धार्थ भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह मीनाक्षी जी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह पूजा से कर दिया था। पूजा अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से पूजा को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना घर अलग बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो मीनाक्षी जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर पूजा के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। मीनाक्षी जी के पति गिरीश जी एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी मीनाक्षी अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय सिद्धार्थ एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। सिद्धार्थ को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। सिद्धार्थ जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर ही रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ पूजा को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो पूजा ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद पूजा ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और अब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास मीनाक्षी जी से बात बात में झगड़ना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने मीनाक्षी जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में पूजा के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब मीनाक्षी जी की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। गिरीश जी एक शांतिप्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। सिद्धार्थ की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन पूजा के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर पूजा रात दिन सिद्धार्थ के कान भरने लगी कि अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब सिद्धार्थ ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में पूजा बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती हैं? शेरनी की तरह गुर्राते हुए पूजा ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृत्तांत पूजा ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही पूजा के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर सिद्धार्थ घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और पूजा के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ।
माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी और का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन कल से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में सिद्धार्थ से कहकर मीनाक्षी जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। मीनाक्षी जी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब गिरीश जी ऑफिस से आए, तब उन्हें अपनी पत्नी मीनाक्षी जी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। सिद्धार्थ और पूजा को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर मीनाक्षी जी और गिरीश जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। शाम को मीनाक्षी जी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आईं। दिवाली के 2 दिन बाद गिरीश जी को ऑफिस भेजकर मीनाक्षी जी बच्चों को पढ़ाने चली गईं, और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर मीनाक्षी जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने मीनाक्षी जी को नमस्ते किया, फिर बताया कि पूजा व सिद्धार्थ उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज पूजा की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ है नहीं और पूजा की डिलीवरी होने वाली है। मीनाक्षी जी ने जब उस औरत से यह पूछा कि पूजा के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने होली चाइल्ड नर्सिंग होम का नाम बता दिया। मीनाक्षी जी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब पूजा के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर ने पूजा को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि पूजा के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। मीनाक्षी जी नर्स से जब पूजा के बारे में पूछ रही थी, तब वहीं पर पूजा के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद सिद्धार्थ की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर मीनाक्षी जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। मीनाक्षी जी ने भी उन्हें बता दिया कि पूजा उनकी बहू है। मीनाक्षी जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गईं और डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि पूजा उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा कर दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर मीनाक्षी जी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से गिरीश जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर होली चाइल्ड नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद गिरीश जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन पूजा के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर मीनाक्षी जी के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स मीनाक्षी जी के पास आकर पूछने लगी कि पूजा के साथ कौन आया है। मीनाक्षी जी ने कहा, मैं हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है, नर्स ने कहा। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर मीनाक्षी जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। गिरीश जी ने 500 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद पूजा को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लेटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। मीनाक्षी जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी पूजा को देखती रहीं और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद पूजा को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास मीनाक्षी जी उसके पास बैठी हैं
और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा और पूजा के माथे पर हाथ फेरने लगी। पूजा को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहाँ आ गए और बोले, पूजा, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और न तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक मीनाक्षी ने कुछ खाया नहीं था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी पूजा का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह गिरीश जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और पूजा के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। मीनाक्षी जी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। गिरीश जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर पूजा से उन्होंने कहा, बेटा, मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर आकर निकल गए। पूजा के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं बैठी हुई थी। जब गिरीश जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर पूजा के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रहीं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से पूजा का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स पूजा को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। पूजा सोचने लगी, उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सम्मान्य है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। पूजा की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। गिरीश जी की आवाज़ से पूजा का ध्यान भंग हो गया। पूजा ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और न ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर पूजा का ध्यान भंग हुआ क्योंकि गिरीश जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और पूजा को उठाकर चाय पिलाने लगी तो गिरीश जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे मीनाक्षी जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और पूजा को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे ये खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे पूजा के पापा दिलीप जी और उसकी मम्मी सुधा जी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास मीनाक्षी जी पूजा के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। दिलीप जी बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और सुधा का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर मीनाक्षी जी को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर मीनाक्षी जी ने उठते हुए कहा, पूजा, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाँका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान भी मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। सिद्धार्थ आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना।
इतना कहकर चलने के लिए वह जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। मीनाक्षी जी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो पूजा धीरे से बोली, मम्मी क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? मीनाक्षी जी ने झट से पूजा का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छल छला उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है और बेटी ही तुझे समझा है। मीनाक्षी जी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक मीनाक्षी जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे दिलीप जी और उनकी पत्नी सुधा की ओर गया तो वे लोग कब के चले गए थे। शायद सुधा ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनकी कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी विद्या अब पूजा पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद पूजा के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। सिद्धार्थ भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधा ही अस्पताल चला गया। माँ को पूजा के पास देखकर पहले तो ग्लानि से सिद्धार्थ के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने पूजा और मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन पूजा को छुट्टी मिली उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर मीनाक्षी जी घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। पूजा पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम मीनाक्षी जी ही करती थी। मीनाक्षी जी ने पूजा के पास आकर कहा, बेटी मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गईं। पूजा अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आँख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। पूजा की पायल की आवाज़ से मीनाक्षी जी का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर पूजा खड़ी है। पूजा ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? मीनाक्षी जी मुस्कुराते हुए पूजा की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और खुशी को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। पूजा का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। पूजा ने झुककर पहले मीनाक्षी जी के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उसने कहा, मम्मी खुशी को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ पूजा को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जलते दीपकों को ही देखते जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूँ लग रहे थे मानो उन दीपक की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया। उम्मीद है दोस्तों ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने मन को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।